हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी दुष्यंत जी की रचना गजल का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के पूर्व हम आज आइए विचार करते हैं गजल किसे कहते हैं। गजल के हर शेर अपने आप में मुकम्मल होते हैं, एक शेर अपने आप में पूर्ण होते हैं और इसका कोई शीर्षक नहीं होता है। जैसे अन्य कविताओं का देखते होंगे, घर की याद, वे आँखें, ये सब जो कविताएं हैं इनका कोई न कोई शीर्षक था, लेकिन यहाँ पे केवल गजल है। दुष्यंत कुमार जी ने गजल के क्षेत्र में बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया और अपने प्रयास में पूर्ण भी रहे। उनकी ये जो गजल रचना हम सभी पढ़ रहे हैं, सहाय के धूप, उनका एक अंश, एक लेखन का अंश है जिससे लिया गया है। तो आइए थोड़ी सी यहाँ पे हमें विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने गज़ल को सरल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें उर्दू के लफ्ज़, उर्दू के शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। तो उन्होंने हिंदी में, पहले गज़ल उर्दू की विधा है लेकिन हिंदी में उन्होंने लाने का प्रयास किया है, हिंदी के शब्दों के साथ इसे सरल बनाने की कोशिश की है। लेकिन कहीं कहीं पे जो उर्दू के भी शब्द हैं, इसलिए हमें ध्यान देना है ताकि तभी ये समझ में आएगा और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो आइए हम सभी गज़ल की इस पंक्तियों का पंक्तिबद्ध होकर अध्ययन करते हैं। पंक्तियाँ इस प्रकार है। चूँकि ये बात होती है देश के स्वतंत्र उत्तर भारत की, ये समस्याएं गज़ल के माध्यम से दुष्यंत जी रखते हैं। भारत के, स्वतंत्र भारत के, यानी जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र उत्तर भारत की स्थिति का वर्णन करते हैं। वादे तो बहुत होते हैं, आज भी चुनाव में देखें, वादे तो बहुत होते हैं लेकिन वादों को निभाया नहीं जाता है, वादों को निभाने की प्रक्रिया नहीं होती है। उसी पे चूँकि साहित्यकार हैं, कहाँ छोड़ने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से स्वतंत्र भारत की जो स्थिति थी उसको बहुत ही अच्छा बयां करने की कोशिश की है। कहते हैं कहाँ तो तय था, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। आज़ादी के पूर्व ये तय किया गया था कि जो अंधेरे में हम लोग डूबे हैं, इस अंधेरे से हम लोग निजात पाएंगे। सभी घर पे एक चिराग, सभी घर पे एक दीपक होगा, खुशियों का दीपक होगा। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे खुशियों का जो है दीपक नहीं होगा। हर घर में खुशहाली होगी, क्योंकि हमारा शासन होगा, हमारा जो है नियम कायदे होंगे। इसलिए तय किया गया था कि हर एक घर में खुशियों का दे। आज मुहावरे भी कहते हैं, दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना। तो ये तय किया गया था। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ ये तय किया गया था कि चिराग, हर घर पे खुशियों का दीपक होगा। लेकिन स्थिति क्या होती है, लेकिन कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ पे कवि दुष्यंत जी कहते हैं कि घर घर की बात छोड़ दें, पूरे शहर के लिए मैसर मतलब उपलब्ध, एक दिया भी उपलब्ध नहीं है। तय तो यही था कि देश आज़ाद होगा तो हर घर पे खुशियों का दीपक होगा। घर घर की बात छोड़ दीजिए, पूरे शहर में मैंने खुशियों का ये प्रतीक चिन्ह ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन पूरे शहर में एक भी खुशियों का, खुशहाली का एक दीपक भी नहीं दिखाई दिया। यहाँ बड़ी ऊंची बात कहते हैं, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो चलें और उम्र भर के लिए। कहते हैं कि यहाँ पेड़ का, दरख्त मतलब पेड़ होते हैं, पेड़ का एक ही उद्देश्य है वहाँ पे छाया देना। लेकिन यहाँ पे विपरीत, यहाँ के पेड़ का मतलब यहाँ की संस्थाएं, स्वतंत्र भारत में तमाम संस्थाएं बनाई गई, शिक्षा की संस्था, स्वास्थ्य संस्था, तमाम संस्थाएं बनाई गई कि लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भला के लिए। लेकिन यहाँ की जो संस्थाएं सुख के लिए बनाई गई हैं, वह धूप देती हैं, वह सुख नहीं देती हैं, धूप और जलन देती हैं। किसी भी जगह पे सरकारी संस्थाओं में जाएं, लेकिन वहाँ पे राहत मिलती हुई नहीं नजर आती है। यहाँ दरख्तों के साए में भी धूप लगती है, जबकि संस्थाओं का उद्देश्य क्या हुआ था, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, तमाम ग्रामीण समाज कल्याण, तमाम जो दरख्त बनाए गए, तमाम संस्थाएं को यहाँ पे कवि ने दरख्त कहा है, पेड़ कहा है, क्योंकि उनका उद्देश्य समाज का कल्याण करना है। उनका उद्देश्य जो परेशानी में है उनके
जो धूप में हैं उन्हें छाया देना। लेकिन यहाँ तो ऐसे पेड़ हैं कि जिनके नीचे भी जाएं तो धूप ही लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। इन परिस्थितियों से दुष्यंत जी ऊब चुके हैं। कहते इससे बेहतर है कि चलिए कहीं इस परिस्थिति को छोड़कर उम्र भर के लिए यहाँ से छोड़ दें, उम्र भर के लिए यहाँ से चले जाएं। लेकिन कहते हैं हम लड़ाई किससे लड़ें? यहाँ के जो नागरिक हैं उनके अंदर भी कुछ कमियां हैं। सिस्टम व्यवस्था की कमी तो है, लेकिन साथ साथ नागरिकों की भी कमियां हैं। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक ले। लोग आदी हो चुके हैं, अपने अधिकारों को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते हैं। कहते अगर उनके पास कमीज नहीं है तो कमीज पाने के लिए उस संघर्ष नहीं करते हैं। सरकार उन्हें अधिकार दी है, लेकिन अगर वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं तो वह उसे पाने की चेष्टा नहीं करते हैं। जैसे अगर कमीज न हो तो कमीज पाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब उन्हें ठंड लगेगी तो पाँव से पेट को ढक लेते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं, मुनासिब मतलब उपयोगी हैं इस सफ़र के लिए। अगर मैं इनकी लड़ाई लड़ूं, अगर मैं इनके लिए इस व्यवस्था से लड़ूं तो कितने मुनासिब हैं, कितने योग्य हैं, क्योंकि ये तो अभाव में जीने के आदी हो चुके हैं। अगर न कमीज हो तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा न सही न सही, आदमी का ख्वाब सही। कहते हैं ईश्वर है या न है ये अलग की बात है। हो सकता है ये आदमी का ख्वाब ही है, आदमी की कल्पना है कि ईश्वर होता है, लेकिन कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। इसी बहाने, खुदा के बहाने, ईश्वर के बहाने वो लोग एक हसीन नज़ारा देखते हैं, ईश्वर से विनय करते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए अच्छा हो, हमारे लिए ये सुविधाएं हो, हमारे लिए प्रगति का पथ हो। तो कहते हैं चलिए ईश्वर नहीं सही, आदमी का ख्वाब तो सही। एक हसीन नज़ारा तो मिलता है उनके नज़र के लिए, उनकी आंखों में कुछ अच्छे सपने तो दिखाई देते हैं। वो मुतमईन है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। मुतमईन मतलब आश्वस्त हैं। मुतमईन मतलब लोग विश्वास मान चुके हैं कि अब इस देश में कुछ होने वाला नहीं है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल सकता नहीं। पत्थर भी पिघलते हैं, बस पिघलाने वाला चाहिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। कहते हैं लेकिन लोग मान चुके हैं, आश्वस्त हो चुके हैं यहाँ के लोग कि अब कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है, लेकिन आप प्रयास तो करें, आप अपने अधिकारों की मांग तो करें। अधिकारों को मांगना पड़ता है, अधिकारों को छीनना पड़ता है। अधिकार आसानी से नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे कभी कहता है वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल सकता नहीं। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मैं खुदा से यही नियमत मांगता हूँ कि मेरे आवाज़ में असर हो, ताकि मैं लोगों की पीड़ा के आवाज़ उठा सकूं, मैं सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकूं। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मेरे आवाज़ में वो तासीर दे, वह गुड़ दे कि मैं इन लोगों की आवाज़ उठा सकूं। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, शायर मतलब साहित्यकार की। तेरे निज़ाम, तेरे प्रशासन में या शासन में इतनी ताकत नहीं है कि एक साहित्यकार को रोक सके। साहित्यकार के पास शब्दों की कमी, उदाहरणों की कमी नहीं होता है, और उसकी जुबान को, एक साहित्यकार के पास तमाम दृष्टांत हैं, तमाम उदाहरण हैं। किसी शायर की जुबान को प्रशासन तुम्हारा सील नहीं पाएगा, शायर कहता ही रहेगा। शायर का काम ही है, समाज का दर्पण है साहित्यकार, वो समाज की कमियों को दिखाता है। आज व्यवस्था में कमी दिखी है, तब शायर अपनी या साहित्यकार अपनी पंक्तियों को पंक्ति के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयास किया है। ये एहतियात जरूरी है। एहतियात मतलब सावधानी है। इस बहर के लिए, इस जो छंद यानी इस रचना के लिए ये सावधानी जरूरी है कि मेरे आवाज़ों में असर हो, ताकि मेरी ये रचना लोगों को प्रेरित कर सके। जो सोए हुए हैं उन्हें मैं जगा सकें। इसीलिए कभी यहाँ पे कहता है एहतियात, ये सावधानी जरूरी है इस रचना के लिए। कभी की इच्छा है अगर जिए तो अपने बागीचे में गुलमोहर के तले, अपने देश के लिए। गुलमोहर मतलब अपने देश। कहते हैं अगर मुझे जीना पड़े तो अपने देश के लिए। पहले तो कहता है कि चलो चलें यहाँ से उम्र भर के लिए, लेकिन फिर कहता है कि नहीं, अपनी मातृभूमि सबसे प्रिय चीज़ है। कहता है अगर मुझे जीने का अवसर मिले
तो अपनी मातृभूमि के लिए, मरे तो गैर की गलियों में, अगर मरना पड़े कहीं बाहर तो भी उद्देश्य गुलमोहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। क्योंकि कभी यहाँ पे समाज की ही बात करता है, कहता है अगर मरने का भी अगर अवसर मिले, अगर मरने मौत भी आ जाए गैर की गलियों में, कहीं दूसरी जगहों पे, तो भी किसके लिए हो? अपने देश के लिए हो। बड़ी ऊंची पंक्तियां हैं। आइए एक बार इस पंक्तियों को पुनः रिवीजन करें ताकि ये हमारी समझ में बना रहे। कभी कहता है, कहाँ तो तय था चिरागा रे घर ले, स्वतंत्र उत्तर भारत में की दशा का वर्णन करता है। कहता है कि स्वतंत्रता के पहले तय किया गया था कि हर घर में चिराग होगा, हर घर में खुशियों का दीपक होगा। लेकिन कभी चारों तरफ घूम लेता है, पूरे शहर के लिए मैसर नहीं है, पूरे शहर के लिए एक दीपक मौजूद नहीं है। घर घर की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे शहर में भी एक दीपक मौजूद नहीं है। कभी कहता है कि कुछ संस्थाएं बनाई गई थी स्वतंत्र उत्तर भारत के लिए ताकि लोगों की मदद मिले, लोगों को शीतलता मिले, लेकिन ये खुद संस्थाएं भ्रष्टाचार की शिकार हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। आप किसी संस्था बनाई गई है आपको शीतलता देने के लिए, आपकी समस्याएं हल करने के लिए। आप शिक्षा है, स्वास्थ्य है, प्रशासन है, पुलिस है, आप यहाँ जाएं तो आपको समस्या का हल मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ भी आप जाके आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपको धूप ही लगेगी, आपको परेशानी होगा। इस व्यवस्था से कभी ऊब चुका है और कहता चलो चले यहाँ से, उम्र भर के लिए इस परिस्थिति से भाग जाना चाहता है। लेकिन कहता मैं कैसे यहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ें, यहाँ के लोग तो अभाव में रहने के आदी हो चुके हैं। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, अगर उनके पास कमीज ना हो तो पाँव से ही पेट को ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, कहते हैं इनके साथ कितने उपयोगी हैं, कितने योग्य हैं कि इनके साथ मैं संघर्ष की, इनके लिए जो सफ़र को तय कर सकूं, कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा न सही न सही, कहते हैं ईश्वर होता है या न सही यह हमें नहीं पता, लेकिन ईश्वर के माध्यम से आदमी ख्वाब देख रहा है। चलिए इनके जीवन में तो कुछ अच्छा नहीं है, चारों तरफ दुख ही दुख है, ईश्वर के ही सहारे कुछ अच्छा ख्वाब तो देख रहे हैं, कोई हसीन नज़ारा तो इनकी आंखों के लिए मिल रहा है। ये लोग मुतमईन हो चुके हैं, ये लोग मान चुके हैं कि इस व्यवस्था का कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कौन सी चीज़ें दुनिया में इम्पॉसिबल है? क्योंकि इम्पॉसिबल सेल्फ अपने आप ही कहता है आई एम पॉसिबल, खुद ही कहता है कि मैं संभव हूँ। असंभव केवल जो होता है कायर के डिक्शनरी में शब्द होते हैं, लेकिन जो साहसी होते हैं उनके डिक्शनरी में असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वो लोग मान चुके हैं, वे मुतमईन हैं, वो आश्वस्त हैं कि ये पत्थर पिघल नहीं सकता, ये प्रशासन रूपी पत्थर पिघल नहीं सकता। पिघलेगा लेकिन पिघलाने के एक तरीके होने चाहिए। कभी कहता मैं बेकरार हूँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ अपनी आवाज़ में असर के लिए। मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि मेरी आवाज़ों में तासीर वो गुण पैदा करें ताकि मैं लोगों के लिए आवाज़ें उठा सकूँ। कहता है कभी यहाँ पे तेरे निज़ाम में इतनी ताकत नहीं है, इतने प्रशासन में ताकत नहीं है कि एक साहित्यकार की जुबान को सिल दे। साहित्यकार हमेशा कुछ न कुछ जो भी कमी देखता है, वह साहित्य समाज का दर्पण होता है। निज़ाम जो शायर है वह अपना कुछ लिखता रहेगा, साहित्यकार कुछ लिखता रहेगा। ये बातें कह रहा है, इतिहास जरूरी है इस रचना के लिए, इस बहर के लिए, इस छंद के लिए। जो ये रचना कविता किया है उसके लिए लिखता है कि मैं आवाज़ में अपनी पंक्तियों में वह बेकरार हूँ वह सर के लिए, ताकि मेरी इस पंक्तियों को पढ़कर लोग सावधान हो जाएं। इसके लिए मैं खुदा से, ईश्वर से यही नेमत मांगता हूँ, यही विनती करता हूँ। कभी अपने जीवन की बात करता है कि जीवन में लोग जीते हैं केवल स्वार्थ में नहीं, स्वार्थ से परे होके जिए तो अपने बागीचे में गुलमोहर के लिए, अपने देश के लिए, आन बान शान के लिए जिए। मरे तो अगर मरने का अगर मान लीजिए अवसर आ ही गया या मरने का समय अगर आ ही गया तो किसके लिए? अपने गुलमोहर के लिए, अपने देश के लिए।
अपने देश के लिए मरने का सौभाग्य मिलना चाहिए अगर मरना हो। तो इस प्रकार आपने देखा स्वतंत्र उत्तर भारत की स्थितियां कैसे बदल रही हैं, किस तरह जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, संस्थाएं बनाई गई हैं लेकिन भ्रष्टाचार के शिकार हैं, जहाँ पे जनता को राहत नहीं मिलती है। वादे तो बहुत हुए थे स्वतंत्र उत्तर भारत में, लेकिन स्थितियाँ जैसी हैं वो बड़ी विकराल हैं। लोगों को जो है तमाम सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है, तमाम अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। इसलिए कभी इन पंक्तियों से माध्यम से जो स्वतंत्र उत्तर भारत की स्थितियों को बयां करने का बहुत अच्छा प्रयास करता है। आशा है कि आप सभी को एक एक पंक्तियां समझ में भी आई होंगी। इसके सारांश और प्रश्नोत्तरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।